नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम देखेंगे सामाजिक अधिगम के निर्धारक तत्व। देखिए, हम ये मानते हैं कि समाज में हम लोग अधिगम करते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ, पर वो कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं कि सामाजिक अधिगम होगा या उसको प्रभावित करते हैं। तो मोटे तौर पे यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये 3 निर्धारक तत्व हैं जो कि अधिगम का निर्धारण करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए एक एक करके हम उनको सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मानसिक कारक। तो मानसिक कारक में सबसे पहले आता है अंतर्नोद। अंतर्नोद इन द सेंस कि भीतर की आवाज़ जो हमारे भीतर से उठती है अचानक कि ये तो मुझे करना ही है। तो उसके लिए कहीं कोई प्रेरक वस्तु, तत्व, कारक किसी की ज़रूरत नहीं होती। अंदर की आवाज़ होती कि हाँ, ये करना है, ये सीखना है, ये तो वो जो चीज़ है जिसे हम मानसिक रूप से कहेंगे अंतर्नोद, जिस वजह से हम कोई अधिगम के लिए कदम बढ़ाते हैं और हम अधिगम कर पाते हैं। तो इसी में मानसिक में जो दूसरा बिंदु आता है वो होता है संकेत। और देखिए, हमारा जो मन है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, संकेतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो संकेतों की जो क्रिया प्रणाली है वो हमारे अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और यही कारण है, आपने जगह जगहों पे अनेकानेक संकेत देखे होंगे। मतलब बैनर पे लिखा होता है, उसके बावजूद भी संकेत होते हैं पहले। या जैसे आपको जब भूख लग रही हो और आप कह रहे हो कि मुझे भूख लग रही है, तो आपके पहले जो संकेत आते हैं उसे सामने वाला पहले समझता है उन संकेतों के माध्यम से कि हाँ, आपको भूख लगी है। तो जो संकेत है अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किम्बल यंग ने भी 1960 में ये चीज़ सिद्ध की थी। और जो अंतर्नोद था ना, वो आइजनक ने दिया था। हर वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से कुछ लाए और आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। और तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब दोहराव। ये भी मानसिक कारक है कि जिस घटना का, जिस बिंदु का, जिस प्रक्रिया का दोहराव हो जाता है तो वो हमें पुनः बल देता है उसको अधिग्रहित कर लेने के लिए। तो ये जो पुनर्बलन की जो प्रोसेस है ये भी अपने आप में अधिगम को प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। अगला जो चौथा बिंदु है वो है प्रत्याशा या अपेक्षा कह सकते हैं हम इसको, कि हमसे कोई कुछ अपेक्षा कर रहा है या हम किसी से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, वो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। और अपेक्षा विहीन यदि हम हैं तो वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अब ये समय काल स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रभावित करेगा। वो सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा, नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा, ये उस वक्त और परिस्थिति पर निर्भर है। पर हाँ, ये सच है, ये जो प्रत्याशा है, ये जो हमारी अपेक्षा है, ये हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। ये एक निर्धारक तत्व के रूप में हमारे सामने रहती है। अगला जो बिंदु आता है 5वां, जिसे हम कहें कि सामान्यीकरण या विभेदीकरण, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो हमारे अमूमन हमारे सामने होती है, हाँ ये तो ऐसी ही होती हैं। जैसे हम अमूमन किसी लड़की ने कुछ कहा, हाँ लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, या किसी लड़के के बारे में, अरे लड़के सारे ही ऐसे होते हैं। तो उनकी जो सामान्य चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाते। मतलब हमने क्या किया, उन चीज़ों का सामान्यीकरण कर दिया। ठीक है, मतलब जब सामान्यीकरण करा तो वो अधिगम को प्रभावित करेगा। यदि हमने कहीं विभेद किया कि नहीं यहाँ कुछ अलग है, तो हमारे भीतर उसमें उसको अधिग्रहित करने की जो क्षमता है वो बलवती होगी। तो हमारा अधिगम जो है निर्धारित होगा उस तत्व से। कौन सा तत्व? जो सामान्यीकरण है। मतलब हमने उसको सामान्य मान लिया या उसमें कुछ विभेद करके रखा है। क्लियर? हम बढ़ते हैं आगे और इससे जो जुड़ा हुआ अगला बिंदु आता है 6ठा, जिसे हम कहेंगे अभ्यास।
भाई करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बचपन से हम पढ़ते आए ना कि अभ्यास जितना हम करेंगे, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो स्थायित्व को धारण करती जाएगी। तो मानसिक रूप से हमने ये देखा कि जो अभ्यास है वो बहुत प्रभावित करता है हमारे अधिगम का। तो अधिगम का जो निर्धारण है वो अभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है। अब एक चीज़ और है, हर एक के मन की, मस्तिष्क की जो धारक क्षमता है ना, वो भी पृथक पृथक होती है। भी एक आम औसत क्षमताएं सबकी समान है, वो बात मैं मानती हूँ। तो वहाँ से अधिगम भी प्रभावित होता है कि हमारी जो धारक क्षमता है हम कितना संग्रहित करके रख सकते। जैसे ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि 50 बच्चों की क्लास है कि 20 बच्चे तो पढ़ रहे हैं आसानी से और 20 कह रहे अब सिर के ऊपर से जाने लगा, बहुत हो गया बस। तो एक एवरेज सबके पास कॉमन है, ये बात सही है, पर कुछ क्षमताएं पृथक भी हैं। तो हमारी जो क्षमताएं हैं धारण करने की, हमारी जो उससे जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, धारण करने की जो अवधारणा है, वो सब चीज़ें भी हमारे अधिगम को निर्धारित करती हैं। तो ये हमने देखे मानसिक कारक। अब आइए चलते हैं, देखते हैं शारीरिक कारक। देखिए शारीरिक कारक में जो सबसे पहला कारक आता है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनका स्त्राव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। कई ग्रंथियों का स्त्राव हमारे क्रियाकलापों की जिम्मेदारी लेता है। यदि वो स्त्राव नहीं होगा तो ये क्रिया भी नहीं होगी। तो इसी तरह से होता है हमारा जो अधिगम। अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो सामान्य सक्रियता है वो यदि बनी रहती है तो हमारा जो अधिगम की प्रक्रिया है वो भी संभव हो पाती है, वो भी सामान्य बनी रहती है। और यदि उन ग्रंथियों के स्त्राव में कोई बाधा है या उनका स्त्राव अधिक मात्रा में हो रहा है या न्यून मात्रा में हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर हमारी सामाजिक अधिगम प्रक्रिया जो है उसको निर्धारित करने में मददगार भूमिका निभाती है, निर्धारित करती ही है। और उसको अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से जब अपन कभी इसको इसी चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। खैर चलिए, जो दूसरा बिंदु इससे जुड़ा हुआ आता है हमारा नर्वस सिस्टम या हमारा जो केंद्रीय संस्थान है ना, नाड़ी संस्थान। वो देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है पूरे शरीर में जो चल रही है, जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जहाँ से आ रही है और मस्तिष्क तक जा रहा है और पूरे शरीर तक फैल रही हैं। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं ये भी हमारे अधिगम के निर्धारण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। यदि मस्तिष्क और ये नाड़ी तंत्रिकाएं सही रूप में, सहज सरल रूप में, स्वाभाविक रूप में बह रही हैं तो हमारी अधिगम क्षमताएं सहज स्वाभाविक रूप में बनी रह पाती हैं। और यदि वहाँ कहीं कोई बाधा होती है तो हमारा अधिगम उससे प्रभावित होता है। शारीरिक कारण है पर मानसिक रूप से भी ये प्रभावित होता है। तीसरा यदि हम जैसे शरीर का नाम लेते हैं तो एक और आता है आयु या परिपक्वता। ठीक है, इसे हम बहुत छोटे बच्चे के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक परिपक्वता की जो उम्र है आने के बाद हमारी मस्तिष्क और संवेदी ग्रंथियां, नाड़ी तंत्रिकाएं और शरीर में एक आपसी सामंजस्य, आपसी संतुलन जो है वो स्थापित हो जाता है। और उसके स्थापित होने के बाद हमारी अधिगम की प्रक्रिया सहज प्रारंभ हो पाती है। इसे हम तंत्रिका तंत्र वाले में भी देख सकते थे और आयु और परिपक्वता को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे अधिक आयु होती है तो हमारे जो अनुभव हैं हमारी मानसिकता को अधिक परिपक्व कर देते हैं। तो वो जो परिपक्व मानसिकता हमें प्राप्त होती है शारीरिक कारणों की वजह से, है ना, शरीर की उम्र की वजह से जो हमें अनुभव मिले थे वो मानसिक थे, पर उम्र तो शारीरिक थी ना। ये शारीरिक कारणों में ही उम्र आती है कि अधिक उम्र के में हमें अधिक अनुभव मिल पाते हैं। कभी कुछ सकारात्मक होते हैं, कभी कुछ नकारात्मक होते हैं, कभी कुछ विशिष्ट भी होते हैं। उन सब का मिला जुला जो रूप है वो हमारे अधिगम का एक निर्धारक तत्व बन पाता है।
अगला जो बिंदु आता है चौथा, वो है थकान। देखिए, थकान की जो स्थिति है वो है कि किसी भी कार्य के परिणाम स्वरूप यदि हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षय हुआ, व्यय शारीरिक क्षमता से अधिक हुआ, शारीरिक या मानसिक क्षमता से अधिक हुआ, तो हम अपनी ऊर्जा में हवास महसूस करते हैं, हम अपनी ऊर्जा में कुछ कमी महसूस करते हैं, उसे हम थकान कहते हैं। तो यदि ऐसा है कि हम अपने आप को थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो वो जो थकान की स्थितियां हैं वो हमारे अधिगम का निर्धारण करती है। अब देखिए, शारीरिक क्षमता के अनुसार आपने काम किया पर मानसिक दृष्टि से आपकी थकान नहीं है, तो आपको वो थकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप अधिगम कर पाएंगे। पर यदि मानसिक दृष्टि से भी ये जो शारीरिक थकान है आपने स्वीकार ली, तो आपका जो अधिगम है वो बाधित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो थकान है हमारा सामाजिक अधिगम का एक निर्धारक तत्व के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा होता है जिसे हम रोग कहते हैं, बीमारियां कहते हैं। यदि मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग हैं, कोई व्याधियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, तो वो भी हमारे अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बीमारियां भी अलग अलग होती हैं, तो वो अलग अलग तरीके से हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं, हमारे अधिगम को निर्धारित करती हैं कि हम कितना कुछ सीख पाएंगे। तो वो जो बीमारियां हैं, वो जो रोग हैं, वो शारीरिक हैं और हमारे अधिगम पर दबाव बना रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो इसको एक निर्धारित तत्व के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। अगला जो बिंदु आता है वो होता है नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमारे वो नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है और हमारी संवेदनाओं को, हमारी तंत्रिकाओं को मस्तिष्क तक जाने से रोक देता है। तो जब हमारी संवेदनाएं, हमारी अनुभूतियां मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो जो अधिगम है वो मस्तिष्क और अनुभूतियों के माध्यम से ही तो होना है। तो जो नशीला पदार्थ है, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा तंबाकू है, शराब है, अफीम है, गांजा है, चरस है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो हमारी अधिगम प्रक्रिया का निर्धारक तत्व है। क्यों? क्योंकि उसके सेवन से हमारी जो शरीर और मस्तिष्क की जो प्रणाली है उसमें बाधा आई है। तो जब वो बाधा आई है तो अधिगम तो निर्धारित प्रभावित होगा ही। अधिगम प्रभावित हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो नशीले पदार्थ हैं वो निर्धारित करते हैं कि हम सीख पाएंगे या नहीं। जबकि आपने उल्टा सुना होगा, कई बार लोग है ना, कुछ काम करते हैं तो नशा करके काम करते हैं कि अरे उसके बाद सारी ताकत आ जाती है और हम काम कर देते हैं। तो देखिए, उस तरह की स्थितियाँ सीखने सिखाने के लिए नहीं होती, काम निपट जाया करता है और शारीरिक रूप से वो चीज़ अलग है। सही रूप में वो काम नहीं हो पाता है, सही रूप में वह काम को संपूर्णता नहीं प्राप्त हो पाती, काम निपट जाता है, बस उतना सा आप देख लीजिए। अधिगम तो स्वाभाविक ही प्रभावित होगा ही। तो ये हमने देखे शारीरिक कार्य कारक जो थे। अब हम तीसरा देखते हैं सामाजिक निर्धारक। कुछ सामाजिक निर्धारक तत्व भी हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे अनुकरण। किम्बल यंग जो थे, उन्होंने 1960 में कहा था इस बात को कि अनुकरण जो होता है ना, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि किसी अन्य के क्रियाकलापों से हमें भी उस क्रियाकलापों तक जुड़ने को प्रेरित करती है। मतलब कोई दूसरा कर रहा है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी उसे करने लगे। तो ये जो चीज़ है कि अनुकरण करने का यदि हमको कहीं कुछ अवसर मिला तो वो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। और यदि हमने चारों तरफ देखा ही नहीं उस तरह का कुछ, तो हम अपनी तरफ से कितना बढ़ पाए, कितना नहीं बढ़ पाए, ये अलग बात है। तो ये जो अनुकरण की जो प्रक्रिया है, ये सामाजिक रूप से है कि समाज में आपको ऐसे कोई अनुकरणीय व्यक्तित्व मिले जिनको देखकर आपने भी सीखा। तो अनुकरण भी हमारे सामाजिक अधिगम का एक निर्धारक तत्व है। साथ में जो दूसरा बिंदु आता है वो सुझाव। देखिए, अनुकरण तो हमने अपने हिसाब से किया था और सुझाव अक्सर करके हमें हमारे परिवेश के द्वारा प्राप्त होते हैं।
चाहे वो हमारे माता पिता हो, अभिभावक हो, या शिक्षक हो, या हमारे सहपाठी हो, हमारे दोस्त हो। तो ये जो सुझाव वाली जो क्रियाएं हैं, ये समाज के द्वारा जब हमें प्राप्त होती हैं तो सामाजिक अधिगम उनका निर्धारण करता है कि हमें किसी ने सुझाव नहीं दिया था कि ये ऐसा कर लो, नहीं तो हम भी ऐसा ही कर लेते, हमारे दिमाग को उस वक्त सूझा नहीं। तो ये जो चीज़ है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करती है। अगला जो बिंदु आता है सामाजिक रूप से, वो होता है समानुभूति। देखिए, जब हम समाज में रह रहे हैं तो हम एक सहानुभूति की भी अपेक्षाएं कई बार समाज से कर लेते हैं, और यदि समाज से हमें सहानुभूतिक दृष्टिकोण मिलता है तो हमारा अधिगम जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। तो ये जो सहानुभूति और समानुभूति है ना, इसको वैसे फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसे किसी अन्य चैप्टर में पढ़ेंगे ना, यहाँ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, पर यहाँ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि जो सहानुभूति है वो हमारे अधिगम का निर्धारक तत्व है। प्रतिस्पर्धा, देखिए जिस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है तो वहाँ हमारा अधिगम का दायरा हमें खुद को लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जहाँ हमें लगता है कि अरे हाँ तो हम ही जीत जाएंगे, तो हाँ अधिगम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रतिस्पर्धा ने हमारे अधिगम को कितना निर्धारित किया, कि प्रतिस्पर्धा थी तो हमने अधिगम की तरफ ध्यान दिया, हमने उसकी गति को बढ़ाया, प्रक्रिया को बढ़ाया, और यदि प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो हमने अधिगम की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये था आज सामाजिक अधिगम को निर्धारित करने वाले तत्व की जानकारी। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम के निर्धारित तत्व। मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार।